ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट अगेन फ्रॉम ग्रेड असेसमेंट। ओके, ग्रेड असेसमेंट का मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इट्स अ वेरी गुड स्किल टू हैव। और जैसे मैंने एक मेटा एनालिसिस अभी शो किया था, लेट मी शो अगेन। अगर आप लोग अपनी इवन अगर आप ग्रेड असेसमेंट सीख लेते हैं और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब आप इवन व्हेन यू गो फॉर ऑफरिंग दिस थिंग और राइटिंग इन योर सीवी कि आई नो हाउ टू डू अ ग्रेड असेसमेंट, तो आप सिंपली आप लोगों को मेंशन कर सकते हैं कि मैं ग्रेड असेसमेंट कर सकता हूँ, और आपको कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड अ लिटिल बिट हेक्टिक प्रोसेस इन अ वे कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और सबको इतना आता नहीं होता। और इवन जो अगर आपके डिफरेंट मेंटरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करेंगे ना, तो वो आपको ये सिखाते भी नहीं होते, क्योंकि ये होते हैं कि इट्स अ कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा थिंग। ग्रेड असेसमेंट को ना मोस्टली वो डाल देते हैं कि दिस इज एडवांस्ड मेटा एनालिसिस, और उस साइड पे। तो अगर आप इफ़ यू लर्न इट, इफ़ यू प्रैक्टिस इट एंड इफ़ यू डू इट गुड, तो इट्स कंसिडर्ड अ गुड थिंग। ओके, जैसे अब देखिए, ये एक मेटा एनालिसिस है दैट इज डन ऑन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर ऑटिज्म, इरिटेटिबिलिटी इन ऑटिज्म। और उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है सिस्टमैटिक रिव्यू विद ग्रेड असेसमेंट। अगर वो सिंपल सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस भी लिख देते तो दैट वाज परफेक्टली फाइन, बट उन्होंने ग्रेड असेसमेंट जब आप करते हैं, तो आपके अगर मेटा में कोई भी शॉर्ट कमिंग हो, जैसे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ, या फिर डिस्कशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लिखी हुई एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, तो आपका जो है, इवन देन दिस कवर्स इट, रिव्यूअर्स को बहुत पसंद होता है कि आपने ग्रेड असेसमेंट की हुई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने आप लोग के साथ इवन ग्रुप में शेयर कर दी है स्लाइड्स। ठीक है, उधर से आपने उसमें नीचे जाना है, स्लाइड नंबर तकरीबन 70 पे, 71 पे, 70 पे, ये आप लोगों के पास फोल्डर है। ठीक है, ये ग्रेड असेसमेंट का टेबल शो हुआ हुआ है। साथ साथ हम लोग बनाएंगे ताकि जो है आप लोगों को आ भी जाए कि हाउ टू मेक इट। आप लोगों ने ये टेबल था हमारा, इसके तकरीबन 8 कॉलम्स होते हैं। सॉरी, इसको लेट मी रिमूव इट अगेन, मेक इट, लेट मी मेक इट अगेन। इंसर्ट करेंगे कॉलम, 8 कॉलम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, वन मोर। ठीक है, पहला जो आपका कॉलम होता है ना, इसमें आपने अब ग्रेड असेसमेंट और क्वालिटी असेसमेंट में डिफरेंस किया है कि ग्रेड असेसमेंट में हम लोगों ने हर स्टडी की क्वालिटी असेसमेंट, सॉरी, क्वालिटी असेसमेंट में हमने हर स्टडी की क्वालिटी असेसमेंट की थी। ठीक है, जैसे हमारा कोई आरसीटी था, उसको हमने रॉब असेसमेंट रॉब से किया, रॉब 2 टूल से। जो हमारे कोहॉर्ट थे, उनकी हमने क्वालिटी असेसमेंट की थ्रू न्यू कैजल ओटावा स्केल। ठीक है, लेकिन जो ग्रेड असेसमेंट है ना, वो हम लोग किससे करते हैं, उसमें हर आउटकम का एनालिसिस करते हैं। जैसे जो भी आपकी एक्सट्रैक्शन शीट पे आपने आउटकम्स बनाए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, हर आउटकम का अलहदा ग्रेड असेसमेंट होगी, हर आउटकम का ग्रेड होगा। क्वालिटी असेसमेंट में आप हर स्टडी को ग्रेड कर रहे थे, इज इट ऑफ पुअर क्वालिटी, गुड क्वालिटी, वट एवर। अब आप ग्रेड असेसमेंट में हर आउटकम को ग्रेड करेंगे कि ये आउटकम हमारे मेटा से कितना अच्छा डिसाइड हो रहा है, ये कितना अच्छा इसका एनालिसिस हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम इज ऑफ आउटकम। आप अपना आउटकम यहाँ मेंशन करोगे, पहले आउटकम, फिर आ जाता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ब्रैकेट्स में स्टडीज। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, साइड बाय साइड, नंबर ऑफ स्टडीज, then we have effect estimate, then indirectness, नहीं, risk of bias, imprecision, indirectness, imprecision है, indirectness है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जहां आवाज़ से कोई प्रॉब्लम आए, यू हैव टू लेट मी नो। ओके, imprecision, आई यस डोंट नो मैम। व्हाई कि इट्स कॉजिंग अ प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, imprecision है, indirectness है, और inconsistency, publication bias, and last table, last another column, that is overall grade. ओके, अब हम नीचे 2 3 रोज बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द आउटकम। पहला हमने आउटकम अपना चेक करे हैं अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्शन शीट, इमेजिन करें इट्स मोर्टेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, स्टडीज और इफेक्ट एस्टिमेट। ये आपकी जो रेवमेन पे आपने जहाँ से पहला ही एनालिसिस स्टार्ट किया, जब आपने पहला ही अपने आउटकम का फॉरेस्ट प्लॉट बनाया, ये चीज़ें अब इधर से आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका हर आउटकम का अब हम कर रहे हैं। ठीक है, पहला आउटकम का आपने रेवमेन पे एनालिसिस स्टार्ट किया, ये हम लोगों ने देखा था फॉरेस्ट प्लॉट जो हमारा रेवमेन से बना था, जिधर साइड पे स्टडीज शो हो रही हैं,
ये इंटरवेंशन है, इवेंट्स एंड टोटल, दिस इज द कंट्रोल, इवेंट्स एंड टोटल, और फिर आगे रिस्क रेशो थे जो रेमन ने खुद कैलकुलेट किए थे, और आगे फॉरेस्ट प्लॉट था। ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अब हम हर आउटकम के बारे में सोच रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप कहाँ से लोगे? ये वाला जो फॉरेस्ट प्लॉट है ये शो कर रहा है कि इस स्टडी में इंटरवेंशन ग्रुप का इतना सैंपल साइज था जो हम लोग डालते गए थे। ठीक है। और टोटल इन 5 स्टडीज में इंटरवेंशन ग्रुप में इतने पार्टिसिपेंट्स थे, और कंट्रोल ग्रुप में कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 5491, इंटरवेंशन ग्रुप में 5609। ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे? हम लोग कैलकुलेटर ओपन करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 5491 प्लस 5609, 11,100, ये हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स हो गए। हम लोग इधर मेंशन कर देंगे 11,100। और वो फिर आगे पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टडीज आर रिपोर्टिंग दिस आउटकम। वापस हम जाएंगे, हाउ मेनी स्टडीज आर रिपोर्टिंग इट, कितनी स्टडीज में ये आउटकम रिपोर्ट हुआ हुआ था? 5 स्टडीज में, 5। ठीक है। आउटकम का नेम मेंशन किया हमने, आगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टोटल इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप दोनों में, और कितनी स्टडीज ये आउटकम रिपोर्ट कर रही हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स ये आउटकम रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। दैट्स अ थिंग। अब इस आउटकम का इफेक्ट एस्टिमेट क्या है, वो हमने ये वैल्यू लिखनी है। 0.88 टू 0.70 टू 1.12, जो इसका इफेक्ट टोटल वाला आया था। ठीक है। उसको हम मेंशन करेंगे। 0.88, 0.70 टू 1.12। ठीक है। ये चीजें कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल उस आउटकम का डाटा है जो आपके फॉरेस्ट प्लॉट से आ जाएगा। यहाँ से आगे जो है आपका ग्रेड डिसाइड होना स्टार्ट होगा। ठीक है। अब ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 फैक्टर्स दे कंट्रोल योर ग्रेड। ठीक है। अगर आप कहीं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो ना, तो आप इसकी इवन बहुत प्रॉपर डिटेल्ड स्लाइड्स भी निकाल सकते हो, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, दिस इज हाउ प्रैक्टिकली इट्स डन। ठीक है। अगर आप एक एक चीज को देखना चाह रहे हो कि इम्प्रिसिजन किस तरह कैलकुलेट होती है, इनडायरेक्टनेस, वो सारी चीजें फिर आप, दैट्स द डिटेल्ड स्टफ दैट यू वांट टू गो फॉर। क्योंकि ऑफ कोर्स हर मेटा की लेवल्स होते हैं, जो आप लोग अभी सीख रहे हो ना मेटा, दैट इज लाइक मेटा जो आप पब्लिकेशन के लिए आपको चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स इसके ऊपर फिर और सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपना सारा एनालिसिस ही आर पे करते हैं, सारी फॉरेस्ट प्लॉट सारे आर पे बनाते हैं, इवन अपने टेबल्स उस पे बनाते हैं, और सारी चीज़ें जो है वो थ्रू आर कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स उससे मेटा की क्वालिटी जितनी इंक्रीज होती रहती है, बट दिस इज द बेसिक्स लेवल, और इससे भी पब्लिकेशंस लोगों की हो जाती हैं। तो ये हमारे पास 5 फैक्टर्स आ गए हैं टू कंट्रोल टू डिसाइड द ग्रेड ऑफ दैट आउटकम। ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो आसान है दैट इज इनडायरेक्टनेस। ठीक है। इसमें आपने ये देखना होता है, अच्छा नहीं, पहले मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल ग्रेड में आप क्या लिखोगे। अगर आपका ये आउटकम सिर्फ आरसीटीज ने डिसाइड किया हुआ है, ये वाली जो सारी स्टडीज हैं, दे आर ऑल, अगर ये सारी आरसीटीज हैं, तो आप इसको एक आउटकम को दे दोगे ग्रेड हाई। अगर वो आउटकम सिर्फ आरसीटीज ने रिपोर्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आरसीटी एक बहुत हाई लेवल ऑफ एविडेंस है, आप हाई पहले से दे दोगे, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको ड्रॉप डाउन करेंगे। ठीक है। ग्रेड असेसमेंट में आपने ड्रॉप डाउन करना होता है। अगर ये सारा आउटकम कोहॉर्ट से है, तो आप उसको दोगे ग्रेड मॉडरेट। अगर वो मिक्स है ऑफ आरसीटीज एंड कोहॉर्ट, मिक्स ऑफ आरसीटीज एंड कोहॉर्ट, आरसीटीज हैं और एक कोहॉर्ट है उसमें, मिक्स ऑफ आरसीटीज एंड कोहॉर्ट है, तो अगर एक कोहॉर्ट है तो आप उसको ग्रेड दोगे स्टार्टिंग से ही मॉडरेट। और अगर दो या दो से ज्यादा कोहॉर्ट हैं, तो आप इन दोनों के ग्रुप ही अलग कर दोगे। ठीक है। 2 कोहॉर्ट्स, आप इसको क्या करोगे, यू विल गो फॉर सब ग्रुप एनालिसिस। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका क्या मतलब है। अभी तक की चीज आपको समझ आ गई है। आउटकम में आपने आउटकम का नाम लिखा, ये रेमन से देखा कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितनी स्टडीज इसको रिपोर्ट कर रही हैं, व्हाट इज द इफेक्ट एस्टिमेट। इफेक्ट एस्टिमेट क्या है, लेट मी सी कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है। इफेक्ट एस्टिमेट कितना है, हमने ये भी फॉरेस्ट प्लॉट से लिख लिया। ठीक है। अब आपने स्टार्ट करने से पहले ही उसको एक ग्रेड देना है, फिर हम उसको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इस ग्रेड को डाउन करेंगे। अगर आपके इस फॉरेस्ट प्लॉट को, जो आपका आउटकम है, ये सारी स्टडीज आरसीटीज हैं, तो आप उसको स्टार्टिंग पे ही ग्रेड दे दोगे हाई, क्योंकि आरसीटी एक बहुत हाई लेवल ऑफ एविडेंस है। अगर इन आर ये सारी आरसीटीज कोहॉर्ट्स हैं, आप मेटा एनालिसिस कर रहे हो ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज, तो आप यहाँ लिख दोगे मॉडरेट। ठीक है। सिंपल, इधर आप स्टार्टिंग ही करोगे मॉडरेट से।
अगर आपके ये स्टडीज जो हैं मिक्स हैं, इसमें कुछ आरसीटीज हैं कुछ कोहॉर्ट्स हैं, तो तब आप क्या करोगे? अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो सिर्फ एक कोहॉर्ट है, ऑफ कोर्स हम एक कोहॉर्ट पे उसको सब ग्रुप एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर ये चारों आरसीटीज थी और एक कोहॉर्ट था, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम मॉडरेट से ही स्टार्ट करेंगे। अगर इस तरह है कि तीन आरसीटीज हैं और दो कोहॉर्ट हैं, तो हम ऊपर वालों की अलहदा से ग्रेड असेसमेंट करेंगे, नीचे वालों की अलहदा से ग्रेड असेसमेंट करेंगे। वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, दैट इज सब ग्रुप एनालिसिस, वो थोड़ा सा हम लोग अभी नहीं करते। लेकिन आप इसमें देख सकते हो, जो ये मैंने आपको पहले टेबल दिखाया था, इसमें यही हुआ है। जैसे देखिए, रिपीट स्कोर है, उन्होंने टोटल पार्टिसिपेंट्स लिखे हैं, टोटल स्टडीज लिखी है, आगे ही मेंशन किया है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि ये दो अलहदा से कॉलम्स बना दिए हैं डॉट डॉट करके। ये सब ग्रुप एनालिसिस हुआ हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल स्टेप होता है, ये इतनी खास इतना एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि आप लोग करो। अगर ऐसा कोई आउटकम होगा तो फिर उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे ग्रेड असेसमेंट में, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि आपने फिर हर एक स्टेप को अलग से करना है, लेकिन वो भी ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वंस अगेन, अगर वो आउटकम सिर्फ आरसीटी से रिपोर्ट हुआ हुआ है, तो गिव एन स्टार्टिंग ग्रेड ऑफ हाई। अगर वो कोहॉर्ट से है, तो गिव अ स्टार्टिंग ग्रेड ऑफ मॉडरेट। अगर मिक्स है और अगर सिर्फ एक कोहॉर्ट है, तो ऑफ कोर्स उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप मॉडरेट करोगे। अगर दो कोहॉर्ट्स हैं, तो आप इस तरह कर दोगे कि यहाँ पहले आरसीटीज का डालोगे, इसको हाई दोगे, नीचे वाले का करोगे, इसमें कोहॉर्ट का ग्रुप बनाओगे, इसको आप दोगे मॉडरेट, ठीक है। और ओवरऑल वाले को भी मॉडरेट, क्योंकि वो कंबाइंड है, मिक्स है ऑफ आरसीटीज एंड कोहॉर्ट, ठीक है। फिर आगे वालों को आप फिल करना स्टार्ट करोगे, ये सारा रिपीट होगा, ये कॉपी ही होगा, क्योंकि ये सेम है। लेकिन जो है टोटल पार्टिसिपेंट्स आरसीटीज के आप अलहदा से ऐड करोगे और कोहॉर्ट के अलहदा से ऐड करोगे, दोनों के अलग अलग से इन चीज़ों को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक एडवांस स्टेप है, अभी इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। वी विल नॉट गो टूवर्ड्स दिस वन। अभी हम लोग एक दफा बेसिकली देखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, आरसीटीज इज हाई कंसिडर्ड हाई लेवल ग्रेड, और कोहॉर्ट इज मॉडरेट मिक्स ऑफ आरसीटीज एंड कोहॉर्ट। इसमें जो है आपका इट्स ऑल्सो मॉडरेट में स्टार्ट होता है। तो अब हम देखते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारा हाई है, ठीक है, स्टार्टिंग है, हमारे पास सिर्फ आरसीटीज हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हाई, ओके। और हमारे पास ग्रेड्स कितने होते हैं? ग्रेड्स हमारे पास आ जाते हैं, चार ग्रेड्स हैं, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो। ये फोर ग्रेड्स हैं। इससे ज्यादा ना नीचे जा सकते हैं हम लोग। अगर कोई आउटकम बहुत ही बुरा है तो वेरी लो पे ही स्टक होगा, उससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। अब हमारे पास जो इन सब पांचों में से ये पांच वेरिएबल्स हैं, इनको अब हमने फिल करना है। अगर हमारे पास जो सबसे आसान है दैट इज इनडायरेक्टनेस, ठीक है। स्टार्ट हम इधर से करेंगे। दैट मीन्स कि आर यू स्टडीज अकॉर्डिंग टू पीकोज और नॉट, अकॉर्डिंग टू पीकोज और नॉट। जब आप किसी ऐसे टॉपिक पे मेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, जो बहुत मुश्किल टॉपिक होते हैं, जिनके ऊपर आरसीटीज मिल ही नहीं रहे होते, तो कुछ लोग क्या करते होते हैं कि वो एक आरसीटी ऐसा उठाते हैं, जैसे अगर मैं कर रही हूँ एक आरसीटी कर रही हूँ, मेटा कर रही हूँ ऑन कंपेयरिंग वन ड्रग दैट इज सीमाग्लूटाइड ऑन एंड विद कंपैरिजन विद ऑक्ट्रियोटाइड, जब कोई और जीएलपी-1 इनहिबिटर से कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे कोई ऐसा एक भी आरसीटी ऐसा नहीं मिल रहा जो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है, बट आई वांट टू गो फॉर अ मेटा एनालिसिस ऑन दैट। और मैं एक आरसीटी ऐसे लेती हूँ जो कि सीमाग्लूटाइड को कवर कर रहा है, और एक आरसीटी ऐसा लेती हूँ जो ऑक्ट्रीटाइड को कर रहा है। मतलब एक जो है वो एक टॉपिक को ले रहा है, एक आधा डिफरेंट को ले रहा है, यानी पूरा फॉल नहीं कर रहा पीकोस पे। तो इसका मतलब ये है कि आप कहोगे ये बायसनेस इसमें है, देर आर सम स्टडीज दैट आर टोटली नॉट फॉलोइंग ऑन द पीकोस। तो फिर आप इसमें लिखोगे कि यस, तो फिर इसको आप दोगे एक मार्कर दैट इज इट्स सीरियस, और इसको आप डाउनग्रेड कर दोगे बाय 1 पॉइंट, और उस पर आप लिख दोगे इसको मॉडरेट, ठीक है। लेकिन ये लेवल हम लोग नहीं करते होते, हम लोग वही आरसीटीज निकालते हैं, वही फाइल निकालते हैं, वही टॉपिक आर्टिकल्स निकालते हैं जो हमारी पीकोस पे कम्प्लीटली फॉल करते हैं। तो फिर हमारे पास मोस्टली जो होता है कि वी डोंट गो टू दिस एक्सटेंट ऑफ अ हैवी मेटा एनालिसिस, तो मोस्टली हमारे पास ये नॉन सीरियस ही होता है, और ये हमारा अफेक्ट नहीं करता इसको, ठीक है। लेकिन इफ़ यू हैव आर्टिकल्स, जैसे कि आपका पीको जो भी है, आपका पीको आपने सेट किया कि आपकी एक कोई ख़ास पॉपुलेशन थी, एक कोई ख़ास इंटरवेंशन थी, उसका कंपैरिजन एक ख़ास आप रख रहे थे अपने टॉपिक में, और वो उस पर फॉल नहीं कर रहा था, आपने कोई ऐसा आर्टिकल अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड किया है, तो आपका ग्रेड, ओवरऑल ग्रेड एक ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, वन ड्रॉप। और ये वाला जो है मोस्टली जो है, ये आपने बस इन स्टडीज का देखना है कि इज एनी ऑफ दी स्टडीज दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर पीको और नॉट, ठीक है। अगर तो
सारी स्टडीज आपके पीको पे फॉल कर रही हैं तो आप इसको लिखोगे नॉन सीरियस, यानी कोई बायसनेस ऐसी नहीं है, इट्स नॉन सीरियस बायसनेस। और आप इसका लेवल हाई ही रखोगे, ठीक है, वी विल कीप इट हाई। दैट इज फॉर द फर्स्ट थिंग, ठीक है, दैट इज इनडायरेक्टनेस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज द पब्लिकेशन बायस। पब्लिकेशन बायस में मैंने आप लोगों को रेवमेन जब कर रहे थे तो आप लोगों को दिखाया था फनल प्लॉट बनाना। जब आप रेवमेन पे जहाँ फॉरेस्ट प्लॉट का करते हो ना क्लिक, अब मेरे पास अगर रेवमेन ओपन हो जाए, वेट अ मिनट, आई गेस इट्स लिटिल डिफिकल्ट की, क्योंकि रेवमेन पे भी मेरा कुछ वो हुआ वो नहीं है आउटकम। इसको मैं बाद में करती हूँ। लेकिन लेट मी शो यू हेयर एक सेकेंड कि कहाँ वो शो हो रहा होता है फॉरेस्ट फनल प्लॉट। जहां आप आउटकम बनाते हो ना, वहां ही जहां फॉरेस्ट प्लॉट पे क्लिक करते हो ना, उसके बिल्कुल साइड पे एक आउटकम बना हुआ, एक डॉट लगा हुआ होता है जो कि शो कर रहा होता है कि अपना फनल प्लॉट आप ओपन करें। उम्म, कहाँ होगा? अच्छा हाँ, इधर से देख लेते हैं, ये साइड पे एक वीडियो आ रही थी, इसमें शो कर रहे थे वो। एक सेकंड, मैं इधर से आपको बस वो दिखा देती हूँ कि वो आप सिलेक्ट कहाँ से करोगे, ठीक है। हाँ यहाँ था, एक मिनट, इसको आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, यहाँ ये है, इसको बड़ा किसे करें, ओके। यहाँ आपको नजर आएगा, ठीक है, लेट मी शो यू। ये जो है ना आपके पास, ये फॉरेस्ट प्लॉट था, तो ये जो जो था ना, जो सिंबल है जहाँ रैंडम इफेक्ट मॉडल, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, दिस वन, दिस इज द फनल प्लॉट, ठीक है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे ना तो आपके पास इस तरह का फनल प्लॉट शो होगा, लाइक दिस। इसमें जो है आपने क्या करना होता है, जब हम लोग अपना मेटा एनालिसिस थ्रू रेवमेन कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आप थोड़ा सा इफेक्ट एस्टिमेट भी तो सबका मिला के आएगा, नॉट ओनली आरसीडीज ऑन कोहॉर्ट, यस, लेकिन वो आप जो है उसको सेपरेटली तो नहीं कर सकते आप इफेक्ट एस्टिमेट। फिर इसमें जो है ना थोड़ा सा जब डिटेल आप लोग इसके अंदर जाते हो ना आरसीडीज एंड कोहॉर्ट में, उसमें फिर आपने ये करना होता है कि आपने फिर रेवमेन के ऊपर ही ये सब ग्रुप्स बनाने होते हैं, ठीक है। जब आपके अंदर पास दोनों आ गए हैं, आप अपना फॉरेस्ट प्लॉट के टाइम पे उसको सेपरेशन नहीं करते, लेकिन अब जब आप ग्रेड असेसमेंट कर रहे हो तो आप फिर से रेवमेन पे उसको एनालाइज करते हो, उधर ही सब ग्रुप्स बनाते हो। एक सब ग्रुप्स आप आरसीटीज के लेते हो, मतलब एक सब ग्रुप आरसीटीज का होता है ओनली, एक सब ग्रुप कोहॉर्ट्स का होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट एस्टिमेट उस सब ग्रुप के जो आ रहे होंगे वो फिर आप मेंशन करोगे, ठीक है, और उसी के ही टोटल पार्टिसिपेंट्स उधर से ही फिर सारी चीजें लोगे, ठीक है। इट्स लाइक दैट। आप पब्लिकेशन बायस में फिर अब ये आएगा कि आप अपना फनल प्लॉट जब ओपन करोगे तो इसको आप देखोगे, अगर इसमें फनल प्लॉट में जब रेवमेन में हम एनालिसिस करते हैं ना, तो फनल प्लॉट को हम लोग सिर्फ बाय आई ही देखते हैं, इसका हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते कि मतलब इसके ऊपर हम टेस्ट नहीं लगा सकते। जो लोगों ने मेंशन किया होता है ना कि हमने इसके ऊपर एग्स टेस्ट, रिकॉर्ड टेस्ट मेंशन किया होता है, वो टेस्ट सिर्फ आर से लगते हैं, ठीक है, वो हम लोग इस थ्रू रेवमेन लगा नहीं सकते। लेकिन दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ नाइस वे, अगर आपके पास मतलब इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल कि यू जस्ट ऑब्जर्व इट बाय साइट, कि आपने इस तरह करके ही अपना एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाना होता है ऑन अ फनल प्लॉट। आप उसको कॉपी करो, उसके ऊपर एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाओ। अगर तो स्टडीज इवनली डिस्पर्स्ड हैं तो इट्स कंसिडर्ड कि आपका पब्लिकेशन बायस नहीं है। और पब्लिकेशन बायस आप सिर्फ तब बनाते हो व्हेन यू हैव मोर देन 10 स्टडीज। एक सेकेंड, लेट मी राइट इट। पब्लिकेशन बायस इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू हैव मोर देन 10 स्टडीज इन योर आउटकम। अगर आपके पास लेस देन 10 स्टडीज हैं तो आप ये लिखोगे, इस पे मेंशन कर दोगे कि नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपके इस आउटकम पे, जैसे अभी हमारा जो आउटकम है, इसकी हमारे पास 5 स्टडीज हैं, इसके ऊपर पब्लिकेशन बायस नहीं लग सकता, तो मैं लिख दूंगी नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर मेरे पास मोर देन 10 स्टडीज होती तो मैं इसके ऊपर मैं फनल प्लॉट ओपन करती और मैं इधर लेके आऊंगी वापस बैक टू हेयर, और मैं इसके ऊपर एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाऊंगी, ठीक है। अगर मेरी स्टडीज इवनली डिस्पर्स्ड हैं, इक्वल नंबर ऑफ स्टडीज आर फेवरिंग द ट्रीटमेंट एंड सिमिलर स्टडीज आर फेवरिंग द कंट्रोल,
तो मैं कहूँगी कि यार मेरा पब्लिकेशन बायस नहीं है। पब्लिकेशन बायस का मतलब ये है, अगर आपने इसको समझना हो, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपने ऐसी सारी स्टडीज इंक्लूड नहीं की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्टडी कर रही हूँ, मेटा कर रही हूँ ऑन एस्पिरिन रोल इन हाइपरटेंशन, और मैं सिर्फ वो स्टडीज इंक्लूड करती हूँ जो फेवर करती हैं ट्रीटमेंट को, और मैं वो सारी स्टडीज इंक्लूड ही नहीं करती जो फेवर कर रही हैं कंट्रोल को, तो इसका मतलब है कि आई एम कंसिडरिंग अ पब्लिकेशन बायस। मैं सिर्फ वो स्टडीज को इंक्लूड कर रही हूँ जो पब्लिश हुई हैं फेवरिंग द एस्पिरिन। जैसे कि अब ये वाली साइड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टडीज़ फेवर कर रही हैं ट्रीटमेंट को और बहुत कम स्टडीज़ फेवर कर रही हैं कंट्रोल को, तो दिस इज सजेस्टिंग कि पब्लिकेशन बायस है। ठीक है। और अगर नीचे की तरफ है, इसका मतलब है पब्लिकेशन बायस इन स्मॉल ट्रायल्स है। अगर यहाँ ऊपर की तरफ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है पब्लिकेशन बायस इन बिगर ट्रायल जिनका सैंपल साइज ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह कहा जाता है कि इट्स कंसिडर्ड कि बराबर सा है, इक्वल एक ट्राइंगल बन रहा है, प्रॉपर थोड़ा सा लग रहा है बाय द आईज, जस्ट बाय लुकिंग एट इट, तो आपने इसको कह देना है। और मोर देन 10 स्टडीज़ हैं, तो आप इसको कहोगे कि देर इज़ नो पब्लिकेशन बायस। लेट मी क्रॉस इट। पब्लिकेशन बायस नहीं है। अगर पब्लिकेशन नॉन सीरियस लिख दोगे, अगर पब्लिकेशन बायस नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं पब्लिकेशन बायस है, ज़्यादा स्टडीज़ फेवर कर रही हैं टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट साइड, जब एक साइड को फेवर कर रही हैं, तो आप इसको लिखोगे सीरियस और वन डाउन करोगे एंड यू विल गिव इट अ ग्रेड ऑफ मॉडरेट। ठीक है, वंस दिस इज डन। ठीक है, दैट इज मॉडरेट। ये वाला जो है सिर्फ एक ये वेरिएबल है जो अगर आपको आर आता हो तो उस पर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, इस पर एगर्स टेस्ट अप्लाई होता है, दैट इज डन जस्ट बाय आर। ठीक है। वो जो होता है वो इसकी एक प्रॉपर वैल्यू देता है पब्लिकेशन बायस की, और उससे जो है आपका मतलब, अब इसमें देखें, इसमें फिर भी चांस है कि एक बंदा जो है वो कहेगा कि नहीं यार ये सिमेट्रिकल नहीं है, दूसरा बंदा कहता है यार नहीं सिमेट्रिकल है। लेकिन एगर्स टेस्ट जो है उसकी एक प्रॉपर एक वैल्यू है, तो वो आपको प्रॉपरली बता देता है कि इसमें पब्लिकेशन बायस है या नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज डन ओनली थ्रू आर, दैट इज नॉट डन थ्रू रेवमेन। तो अब ये एक आपका है, जब आप इसको अगर पब्लिकेशन बायस है आप यहाँ सीरियस मेंशन करोगे और उसका वन ग्रेड डाउन कर दोगे। अभी के लिए हम इसको करते हैं, चलिए ठीक है, इसको इसी तरह ही रहने देते हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या कर लिए हैं, तीन हमारे रह गए हैं, इनकंसिस्टेंसी, इम्प्रिसिजन, रिस्क और बायस। अब हमने पहले आउटकम लिखा, टोटल पार्टिसिपेंट्स लिख दिए, इफेक्ट एस्टिमेट लिख दिया। ठीक है, फिर हमने ओवरऑल ग्रेड दे दिया, अगर तो आरसीटीज होती तो हाई देते, अगर कोहॉर्ट थी तो मॉडरेट देते। मिक्स ऑफ आरसीटीज एंड कोहॉर्ट है, वन कोहॉर्ट है तो हम उसको एक ही रो में रखेंगे और मॉडरेट करेंगे। अगर दो कोहॉर्ट है तो हम अपने रेमैन के ऊपर ही सब ग्रुप एनालिसिस करेंगे और फिर उसको दो रोज में अलग से कर देंगे। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी चेंज हो जाएंगे, इफेक्ट एस्टिमेट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट रो जो है आपने उसमें कंबाइंड में ही शो भी करना है, टोटल भी शो करना है। ठीक है। अब इनडायरेक्टनेस जो है ये तो उसकी भी सेम रहेंगी, दोनों की सेम रहेंगी। पब्लिकेशन बायस भी ऑलमोस्ट वो सेम ही दिखाएगा। ठीक है, दैट इज अगेंस्ट सीरियस है या नहीं है। अब हम आ जाते हैं रिस्क ऑफ बायस पे। रिस्क ऑफ बायस है, चलिए रिस्क ऑफ बायस थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, पहले हम इसको देखते हैं। इम्प्रिसीजन, लेट मी गो बैक, दिस इज इम्प्रिसीजन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। इम्प्रिसीजन जो होता है, फॉर इम्प्रिसीजन यू विल डाउनग्रेड इफ वन ऑफ दीज थिंग इज पॉजिटिव। अगर आपकी पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाती है, एक मिनट इसको मैं इधर ही ले आती हूँ। अगर आपकी पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाती है, दिस वन, ठीक है, यहाँ ये इनसिग्निफिकेंट है, इट्स 0.05 से ऊपर है। ठीक है, इट शुड बी लेस देन 0.05। अगर आपकी पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाती है, आपका सैंपल साइज 2000 से कम होता है, सॉरी इसको आपने लेस लिखना है। इफ़ योर सैंपल साइज इज लेस देन 2000, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रॉस करता है योर लाइन ऑफ नो अफेक्ट, क्रॉस लाइन ऑफ नो अफेक्ट, तो आप इसको डाउनग्रेड करोगे बाय 1 पॉइंट। किस किस में आ जाएगा, आपकी वैल्यू पी की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आई है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है आपकी लाइन ऑफ नो इफेक्ट को क्रॉस कर रहा है, या फिर आपका सैंपल साइज 2000 से कम है, तो आप उसको डाउनग्रेड करोगे इफ वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। ठीक है, सैंपल साइज फिर भी इतना बड़ी चीज़ नहीं होता, लेकिन ये इनमें से अगर एक चीज़ भी पॉजिटिव आ जाए तो आपने उसको वन डाउनग्रेड करना है, सिर्फ 1 पॉइंट डाउनग्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। चाहे दो तीन फैक्टर्स भी मतलब पी वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट आ रही हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लाइन ऑफ नो इफेक्ट को क्रॉस कर रहा हो, लेकिन यू कैन जस्ट डाउनग्रेड 1 पॉइंट, ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी वी विल हैव टू डाउनग्रेड। बट अबाउट लाइन ऑफ नो इफेक्ट, इट्स क्रॉसिंग इन 0.70 से 1.12।
लाइन ऑफ नो इफेक्ट मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी। ऑड्स रेशो में इट वाज जो डाइकोटोमस के लिए वन लाइन पे वन था, और जो दूसरे वाला था मीन कंटिन्यूअस आउटकम में इट वाज जीरो। तो अगर उसको क्रॉस कर रहा है आपका डायमंड, तो आपने उसको डाउनग्रेड करना है। उसको क्रॉस कर रहा है तो वैल्यू आपकी पी की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आएगी। और सैंपल साइज हमारा 2000 से ज़्यादा है, इट इज़ 11,000 आ रहा था। तो मतलब ये चीज़ ठीक है, लेकिन हमारी पी वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट आ रही है। वट वी विल डू इज़ वी विल गो फॉर डाउनग्रेडिंग इट 1 पॉइंट। उसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे इम्प्रिसिजन में सीरियस, और फिर हम इसको एक और लो कर देंगे, हम इसको यहाँ कर देंगे लो। अब हमारा ग्रेड और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। वंस अगेन, इम्प्रिसिजन जो है मेनली इम्प्रिसिजन का कंसर्न किसके साथ कंसर्न है, दैट इज विद इनसिग्निफिकेंट ऑफ द पी वैल्यू। पी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट कब होती है, जब आपका डायमंड जो होता है लाइन ऑफ नो इफेक्ट को क्रॉस कर जाता है। लेट मी शो यू लाइन ऑफ नो इफेक्ट अगेन। ये हमारी लाइन ऑफ नो इफेक्ट है, ठीक है। दिस वन इज द लाइन ऑफ नो इफेक्ट। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये आपका डायमंड देखिए, हम लाइन ऑफ नो इफेक्ट को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये साइड पे ही है। तो इसका मतलब ये है कि वी आर इसमें तो ये सेफ है, और इसमें ये सिग्निफिकेंट भी होगा। लेकिन अगर आपका लाइन ऑफ नो इफेक्ट को क्रॉस कर रहा होता, तो फिर क्या होता कि हमारे पास हमारा ये जो है लाइन ऑफ नो इफेक्ट को क्रॉस कर रहा होता, तो वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट आनी थी, और हमारा वन डाउनग्रेड करना पड़ता। और सैम्पल साइज इंपॉर्टेंट है। सैम्पल साइज मोस्टली टू स्टडीज का 2000 से ज़्यादा ही होता है। तो ये सेफ साइड होती है, लेकिन इनसिग्निफिकेंस जो है वो इम्प्रिसिजन को कंट्रोल करती है। तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आई है इसकी आउटकम की, इट्स इज मोर देन 0.05। लाइन ऑफ नो इफेक्ट को भी ये क्रॉस कर रहा है। देखें, यू कैन इमेजिन कि 0.70 के बीच में जीरो वन की वैल्यू आएगी, 1.12। तो और दूसरी बात ये है कि चलें सैंपल साइज वाली बात ठीक हो गया इसकी। सो आई हैव डाउनग्रेडेड इट 1 पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास फिर भी दो फैक्टर्स आ जाते हैं। अभी भी हमारे पास दो रह गई हैं चीज़ें, इनकंसिस्टेंसी और रिस्क ऑफ बायस। इनकंसिस्टेंसी भी इजी है, जैसे कि ये था इम्प्रिसिजन था। इनकंसिस्टेंसी का ताल्लुक आपकी हेट्रोजेनिटी के साथ है, ठीक है। अब जो है आपने इसको नहीं देखना, लाइन लास्ट लाइन को नहीं देखना, हेट्रोजेनिटी वाले को देखना है। अगर आपकी हेट्रोजेनिटी मोर देन 50% है, या पी वैल्यू लेस देन 0.1 है, वंस अगेन कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रॉस कर रहा है लाइन ऑफ नो इफेक्ट को, इफेक्ट साइज आपका डायमंड क्रॉस कर रहा है लाइन ऑफ नो इफेक्ट को, यानी रिजल्ट्स डाउनग्रेड मतलब उस इनसिग्निफिकेंट की साइड पे हैं। अगर इनमें से दो चीज़ें डाउनग्रेड होंगी, अगर पॉजिटिव होंगी, तो तब आपने डाउनग्रेड करना है, ठीक है। या तो आपकी हेट्रोजेनिटी मोर देन 50% हो, पी वैल्यू लेस देन हो 0.01, लेस देन 0.1 हो। नीचे वाला फिर से वंस अगेन यू विल लुक एट देम, पी वैल्यू जो है आपकी वो भी इनसिग्निफिकेंट है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी आपके क्रॉस कर रहे हैं लाइन ऑफ नो इफेक्ट को। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल गो फॉर डाउनग्रेडिंग इट। इसकी इनकंसिस्टेंसी में और इम्प्रिसिजन में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल और जो लाइन ऑफ नो इफेक्ट है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने ऊपर वाली स्टडीज को देखना है, ठीक है। लेट मी शो यू अगेन, इसको अब हम आपको दिखाती हूँ। जब आप इम्प्रिसिजन देख रहे हो, तो ये आप कॉन्फिडेंस इंटरवल सिर्फ डायमंड का देखोगे, ठीक है। और पी वैल्यू को देखोगे और सैंपल साइज। यहाँ आपने इनकंसिस्टेंसी के टाइम पे आपने अब ऊपर वाली स्टडीज का कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना। लेट मी कॉपी इट हेयर, कॉपी द इमेज, ब्रिंग इट हेयर, ओके। अब इस टाइम पे अब आप देखोगे हेट्रोजेनिटी। अब इसकी हेट्रोजेनिटी भी जीरो है, इट्स फाइन। पी वैल्यू मोर देन 0.1 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्रॉस कर रहे हैं लाइन ऑफ नो इफेक्ट को, इफेक्ट साइज जो है वो भी क्रॉस कर रहे हैं। यानी ये जो डायमंड ने ये बॉक्सेस जो है साइड्स में है, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्रॉस कर रहे हैं, यानी सिर्फ पॉजिटिव जो चीज़ है वो ये है। बॉक्सेस क्रॉस नहीं कर रहे, पी वैल्यू भी पॉजिटिव नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ जो है वो क्रॉस कर रही है। तो हमने डाउनग्रेड का तब करना है जब इनमें से दो चीज़ें पॉजिटिव हों, ठीक है। तो आई विल गो डाउन हेयर, इट्स नॉन सीरियस, एंड आई विल नॉट डाउनग्रेड इट, ठीक है, दैट्स इट। लास्ट जो हमारी चीज़ है दैट इज द रिस्क ऑफ बायस। लेट मी गो अबाउट इट। ओके, रिस्क ऑफ बायस का जो है ना, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। रिस्क ऑफ बायस का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, इट्स अ लिटिल बिट एडवांस थिंग।
वेट अ मिनट। अच्छा, लेट मी नो अभी तक आप लोगों को अगर कोई चीज़ इनमें से समझ ना आई हो, क्योंकि रिस्क ऑफ बायस अब थोड़ा सा कंसर्निंग है, थोड़ा सा उसमें डिटेल्ड है ज़्यादा। आउटकम है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमने देख लिए हैं, इफेक्ट एस्टिमेट देख लिया है, इम्प्रिसिजन, और इम्प्रिसिजन भी इजी था, इनडायरेक्टनेस है, इनकंसिस्टेंसी, पब्लिकेशन बायस, आपने फनल प्लॉट देखनी है, और ओवरऑल ग्रेड। ओके, वी कैन टेक अ ब्रेक, दैट्स टोटली फाइन। अगर सीरियस होता है तो लो को टू ग्रेड की तरह डाउन करेंगे, यस। अगर सीरियस होता है ना तो आपने इसको वेरी लो पे ले जाना है, लेकिन वेरी लो से हम लोग और नीचे नहीं जा सकते, इट्स ओनली वेरी लो ही, इससे ज़्यादा नहीं है। ये चार ग्रेड्स ही हैं हमारे पास, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो। ओके, फिर हम लोग ब्रेक जो लेते हैं ना, ब्रेक में यही है कि एक दफ़ा मैं आप लोगों को समराइज कर देती हूँ ताकि जो ब्रेक नहीं लेना चाह रहे। सो पहले आपने कॉलम में आउटकम का नेम मेंशन करना है, सेकंड में आपने जो है वही जो आपने रेवमेंट पे एनालिसिस किया है तो आपने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मेंशन किए, स्टडीज मेंशन कर दी, ठीक है। जो उस आउटकम को रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपके इधर से शो हो जाएंगी। जो आपका जो आप जब रेफरेंस रेवमेंट पे रन करोगे उधर से शो हो जाएंगी। टोटल पार्टिसिपेंट्स को ऐड किया आपने, नंबर ऑफ स्टडीज आपने शो कर दी। देन नेक्स्ट चीज जो आपके पास आ जाती है वो है इफेक्ट एस्टिमेट। ये भी आपने अपने रेवमेंट के जो आपका एनालिसिस था उसी से निकालेंगे। इम्प्रेसिजन में आपने बस ये देखना है कि इम्प्रेसिजन का बैक, लेट मी गो बैक। इम्प्रेसिजन में आपने सिर्फ पी वैल्यू को देखना है कि आपकी पी वैल्यू जो है, जो लास्ट लाइन है वो इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो आप डाउन नहीं करोगे और सैंपल साइज को देख लोगे, दैट्स इट। ठीक है। इनकंसिस्टेंसी में आपने हेट्रोजेनिटी की लाइन को देखना है, इस अगर हेट्रोजेनिटी 50% से ज्यादा है और सिग्निफिकेंट है यानी 0.1 से कम है, ऊपर वाली चीजें जो होती है ना वो साथ साथ ही उसकी आ जाती हैं। अगर आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको क्रॉस कर रहे हैं, जो बॉक्सेस हैं वो अगर इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो तब आपने इसको डाउनग्रेड करना है। बट इन दिस केस आपने ये चीज़ को ख्याल रखना है कि इट शुड बी दो, अगर चीज़ें पॉजिटिव होंगी ओनली देन यू विल डाउनग्रेड। ओके। नेक्स्ट लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है पब्लिकेशन बायस। ये आप फॉरेस्ट प्लॉट बनाओगे और इसको जस्ट बाय द आई आप ऑब्जर्व करोगे, और ये तभी होगा अगर आपके पास मोर देन 10 स्टडीज हैं, ठीक है। और लास्ट में ओवरऑल ग्रेड है आपका। अभी हमारे पास, हम ओवरऑल ग्रेड को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं क्योंकि ज्यादा ही डाउन हो गया। अब हमारे पास लास्ट चीज रह गई है, दैट इज द रिस्क ऑफ बायस। और फिर देन वी विल एंड द सेशन। उसमें हमारे पास जो है, दिस इज द रिस्क ऑफ बायस। ये आप लोगों ने बनाया था रिस्क ऑफ बायस में एक फॉरेस्ट प्लॉट्स, ठीक है, ट्रैफिक प्लॉट बनाए थे। आप वापस अपना वो ट्रैफिक प्लॉट ओपन करोगे जो आपने क्वालिटी असेसमेंट के टाइम पे जो आपने ड्रॉ किया था, और हम इसको देखेंगे अब इस ट्रैफिक प्लॉट में आपके पास आ रहा है, जो अगर तो जीरो है ना, जो लो कंसर्न है, तो दैट्स ऑल गुड। सिर्फ आपने उन जगहों पे देखना है कि जहाँ प्रॉब्लम है। सम कंसर्न वाली कितनी चीज़ें हैं, दो स्टडीज़ हैं। आप इस तरह मेंशन करोगे, लेट मी, आप इस सारे को छोड़ दो, इसको भूल जाओ, फिर से लिखती हूँ मैं इस सारे को, ठीक है। या लेट मी डिलीट इट, इधर ही चेंज करते हैं। ओके, एक मिनट। लो कंसर्न की कितनी स्टडीज हैं, टू स्टडीज हैं। नहीं, लो कंसर्न की थ्री स्टडीज हैं। सम कंसर्न वाली कितनी हैं, जो येलो हैं, टू स्टडीज। हाई कंसर्न की कोई भी स्टडी नहीं है, ठीक है, जीरो स्टडीज। अब आपने ये लिख दिया। अब आपने जो इस पे ओपन करेंगे, इनकी वेटेज देखनी है इन स्टडीज की, कौन कौन सी स्टडीज में कंसर्न है। कैपेडिया में और मिघम में 2016। कैपेडिया एंड मिघम, ठीक है। कैपेडिया की वेटेज कितनी है, 8.8। मिघम की कितनी है, 0.6। इधर मैं आके इसको मेंशन कर दूंगी, 8.8% प्लस 0.6%, ठीक है। इनको मैंने ऐड किया, कितना बन जाएगा, 9.4%, ठीक है। यानी कितनी स्टडीज में कंसर्न है हमें, 9.4% सम कंसर्न है, और 81.6%, या सॉरी 80.6% जो है उसमें कोई कंसर्न नहीं है, सॉरी एक मिनट है, नो कंसर्न।
लो कंसर्न, अगर आपका लो कंसर्न की परसेंटेज ज्यादा है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, लो कंसर्न की परसेंटेज ज्यादा है, आप सिंपली यहां जाके लिख दोगे इट्स नॉट सीरियस। इसमें तो कुछ मुश्किल भी नहीं था, ठीक है, नॉट सीरियस, और आपका ग्रेड डाउन नहीं होगा। अगर यहाँ ऑपोजिट होता, ये जो लो कंसर्न है वो ज्यादा होता, लो कंसर्न कम होता, सम कंसर्न ज्यादा होता, तो यहाँ अब हमारे पास एक कंसर्न आ जाता है। अब आपने एक चीज को देखना है, अगर तो वन डोमेन में प्रॉब्लम है, यानी देखें D1 में से प्रॉब्लम आ रही है ना जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है, तो तब भी सीरियस नहीं है इतना, तब भी आप लिखोगे लो नॉट सीरियस और उसको ग्रेड नहीं डाउन करोगे। लेकिन अगर आपके पास दो डोमेन्स में प्रॉब्लम आ जाता है, यानी अगर इसमें भी येलो है यहाँ भी येलोइशनेस आ रही होती जिसकी वजह से ओवरऑल में येलो थी, तो आप इसको मेंशन करोगे सीरियस, और इसको आप डाउनग्रेड करोगे बाय 1 पॉइंट। ठीक है। अगर आपका कहीं भी हाई कंसर्न आ जाता है, कहीं भी रेड आ जाता है, तो आपने उसको लिखना है सीरियस एंड यू विल डाउन इट। अगर दो डोमेन्स में हाई कंसर्न आ जाता है तो देन यू विल डाउन ग्रेड इट बाय 2 पॉइंट्स, फिर वो वेरी सीरियस होगा और अब 2 पॉइंट से डाउन होगा। ठीक है। एक दफा मैं न्यू कासल ओटावा का भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको इसकी समरी कर दूंगी। ठीक है, उसमें जो है वो थोड़ा सा आसान है। अगर आपके पास आपकी ज़्यादा स्टडीज़ का जो वेटेज ज़्यादा स्टडीज़ की गुड क्वालिटी आ रही है तो आप डाउनग्रेड नहीं करोगे। अगर ज़्यादा स्टडीज़ फेयर आ रही हैं जिनका स्टार्स 5 to 6 स्टार्स हैं तो आप डाउनग्रेड बाय 1 करोगे। अगर ज़्यादा स्टडीज़ लो में आ रही हैं तो आप डाउनग्रेड बाय 2 करोगे। ठीक है, ओनली 2 पॉइंट्स ड्रॉप होता है, इससे ज़्यादा ड्रॉप आप नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली वंस अगेन रिपीटिंग इट। आपने अपना क्वालिटी असेसमेंट वाला ओपन करना है, जो आप क्वालिटी असेसमेंट वाला टेबल बनाओगे, ट्रैफिक प्लॉट को ओपन करोगे, साइट पे न्यू कैसल ओटावा को ओपन करोगे अगर आपकी कोहॉर्ट्स हैं। ट्रैफिक प्लॉट वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला आसान है। उसमें आपने आरसीटीज को देखना है। आपका अगर कहीं भी रेड आ जाता है, अगर एक डोमेन में रेड आ जाता है तो वो तो सिंपल बात है, वो सीरियस है, तब आप उसको डाउनग्रेड करोगे बाय 1 पॉइंट। अगर D1 D2 में से दो डोमेन्स में हाई कंसर्न आ जाता है, रेड आ जाता है, तो यू विल डाउनग्रेड बाय 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो सिंपल बात थी। अगर सारा का सारा ग्रीन है तो उसमें तो आप डाउनग्रेड बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो येलो है वो अब एक प्रॉब्लमिंग थिंग है, उसमें दो चीजें, दो कंडीशंस बन जाती हैं। अगर येलो 1 ग्रेड में ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने इसको नॉट सीरियस लेना है। अगर दो डोमेन्स में है तो आपने उसको सीरियस लेना है। और ऊपर ये जो वेटेज वाला था ये आप हमेशा बनाओगे। आप लिखोगे इस तरह कि लो कंसर्न कितनी स्टडीज़ में है, 2 स्टडीज़ में है, लो कंसर्न 3 स्टडीज़ में है, सम कंसर्न 2 स्टडीज़ में है। और इस वाले से जो आपका आउटकम वाला प्लॉट होगा, इससे वेटेज निकालोगे। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। अब क्योंकि एक बंदा ये कह सकता है कि ये तो ट्रैफिक प्लॉट तो सब स्टडीज का एक ही है, तो क्या सारे आउटकम्स का ये सेम होगा? नहीं, वो सेम नहीं होगा, क्योंकि वेटेज हर आउटकम अपनी एक डिफरेंट वेटेज हर स्टडी में लेके आ रहा है। तो आपने ये हर स्टडी हर आउटकम के लिए हर आउटकम का अलग से आपका ग्रेड असेसमेंट होगी। ठीक है, लेट मी समराइज इट होल अगेन, और फिर आप लोगों का ये एंड हो जाएगा ऑफ टुडेज लेक्चर। जब आप ग्रेड असेसमेंट करोगे, दैट्स वाई ग्रेड असेसमेंट इज कंसिडर्ड लिटिल टैक्सिंग टास्क, क्योंकि आपने हर आउटकम को अलग से लेके चलना है और हर एक वेरिएबल को अलग से लेके चलना है। लेकिन स्टिल अगर देखें तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको मतलब आपको पूरी ऑथरशिप मिल सकती है जस्ट बाय डूइंग इट। तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ टास्क। सिंपल यहाँ आउटकम को मेंशन करें, मोर्टेलिटी, फिर आपने जहाँ अपना रेमन पे एनालिसिस कर रहे होंगे तभी साथ साथ अपनी ग्रेड असेसमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉरेस्ट प्लॉट बन रहे हैं, फॉरेस्ट प्लॉट हम बना रहे थे, साथ साथ इनको हमने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है। आप यहाँ लिखोगे टोटल पार्टिसिपेंट्स कितनी स्टडीज इस आउटकम को रिपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, दैट्स इट। फिर ओवरऑल ग्रेड दे दोगे अकॉर्डिंग टू कि आरसीटी ज़्यादा है या कोहॉर्ट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक ग्रेड दे दिया उसको। सबसे पहले इनडायरेक्टनेस को देख लो, ये ज़्यादातर नॉन सीरियस ही होगी, क्योंकि हम लोग पीकोस को बहुत प्रॉपरली फॉलो करते होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं करते। फिर आ जाता है आपका इम्प्रिसीजन, इनकंसिस्टेंसी। इम्प्रिसीजन जो है वो किसके साथ कंसर्निंग है? ब्रॉडली देखें तो आपकी इम्प्रिसीजन किसके साथ है कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं सिग्निफिकेंट, क्योंकि फिर आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल पी वैल्यू के साथ ही होता है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो आप इसको लिख दो कि नॉट सीरियस। इनकंसिस्टेंसी का किसके साथ मसला है? हेट्रोजेनिटी के साथ है। अगर आपकी वेरिएबल आउटकम में हेट्रोजेनिटी थी, लिख दो सीरियस, उसको एक डाउनग्रेड कर दो। अगर नहीं थी, रिमेन इट एज सच। इनकंसिस्टेंसी का ताल्लुक है हेट्रोजेनिटी के साथ, हेट्रोजेनिटी के साथ।
इम्प्रिसिजन का ताल्लुक है सिग्निफिकेंस के साथ। ठीक है, तीन चीजें हो गई पूरी। लास्ट आ जाते हैं फोर्थ, पब्लिकेशन बायस। सिंपल, आपने फनल प्लॉट को देखना है, लग रहा है सिमेट्रिकल है तो उसको लिख दोगे नो नो नॉट सीरियस, और उसको लो ग्रेड दे दो। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिस्क ऑफ बायस है। इस पे थोड़ा सा, इन ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। सिंपल, आपने अभी रेवमेन ओपन किया और ये बन गया। रिस्क ऑफ बायस के लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि उसको साइड पे ओपन करोगे अपने क्वालिटी असेसमेंट वाले प्लॉट को, उनकी जो है इस वाले से ही उनकी वेटेज देखोगे। पहले देखोगे कि कितनी स्टडीज़ के अंदर कंसर्न है, फिर उनकी वेटेज देखोगे, और फिर जो है आप लिखोगे कि उसके अकॉर्डिंगली करोगे। वेटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाहे आपकी यहाँ हाई कंसर्न वाली स्टडीज़ होती, दो स्टडीज़ पूरी होती, लेकिन अगर उनकी वेटेज ही ओवरऑल 0.4% थी, तो आप फिर भी उसका ग्रेड कम नहीं करोगे। अगर वेटेज उसकी ज़्यादा आ जाती है, तब आप ये वाली चीज़ें सारी कंसिडर करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, अगर इवन 99.4 लो कंसर्न थी, ये सिर्फ 8% था, और दो स्टडीज इवन हाई कंसर्न शो करी हैं, लेकिन उनकी ओवरऑल वेटेज ही कम है, तो फिर आप उसमें नहीं जाओगे। ठीक है, आपने पहले परसेंटेज देखनी है। आप सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसको मिल रही है उसके मुताबिक आप इन चीज़ों को डिसाइड करोगे। फिर हाई कंसर्न है तो एक डाउन करो, दो डोमेन में हाई कंसर्न है तो दो डाउन करो। सम कंसर्न वाले की वेटेज ज़्यादा है, अगर एक डोमेन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो डोमेन में है तो सीरियस है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपको किस चीज़ में समझ नहीं आई। इफ हाई कंसर्न इन मोर देन टू डोमेन्स, यस, दो पॉइंट से ज्यादा आप डाउन नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास टोटल है ही इतने ही वेरिएबल्स हैं, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो। वेरी लो से भी तो कितना ही नीचे नहीं जा सकते हम लोग, वो तो फिर बहुत ही। विल वी गेट दीज प्लॉट्स फॉर इंडिविजुअल आउटकम टू डू ग्रेड असेसमेंट, और वी हैव टू मेक फॉर एवरी आउटकम बिफोर ग्रेड असेसमेंट? कौन से प्लॉट्स जो हैं, फॉरेस्ट प्लॉट्स जो ये है, ये तो आप क्वालिटी असेसमेंट, विल वी गेट दीज इंडिविजुअल प्लॉट्स क्वालिटी असेसमेंट जब आप लोग करोगे तो। अच्छा ठीक है, रिस्क ऑफ बायस को मैं एक दफ़ा समराइज करती हूँ। विल वी गेट दीज प्लॉट्स फॉर इंडिविजुअल आउटकम, नहीं, ये आपने एक ही दफ़ा जब क्वालिटी असेसमेंट किया तो आपका एक ट्रैफिक प्लॉट बना है, बस उसको आप सामने अपने पास ओपन करोगे। ये तो आपने एक दफ़ा ही क्वालिटी असेसमेंट कर दी ना, तो आपने अपने पास रख लिया कि एक स्टडी में कितना उसमें बायसनेस है। ये हर एक स्टडी की वो हमने की थी ना, कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि क्वालिटी असेसमेंट हर स्टडी की होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जब आप क्वालिटी असेसमेंट करने लगे हो। ग्रेड रिस्क ऑफ बायस का मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। रिस्क ऑफ बायस में फर्स्ट आपने देखना है, सिंपल एक इस तरह करके लिखोगे आप अपने पास, एक मिनट है, हाई कंसर्न। आपने अपने पास ओपन किया लो कंस, अभी ये सिंपल लिखना है। आपने अपना ट्रैफिक प्लॉट ओपन किया, आपने देख लिया कि कितनी स्टडीज में, कौन सी स्टडीज, पहले आप देखोगे कि कौन सी स्टडीज आपकी इस आउटकम में है। हाउसिंग है, कैपिटल है, कैपिटा है, और कार्बेंडा और मीगम। ठीक है, सिर्फ उन स्टडीज को आपने देखना है, हाउसिंग, कैपिटा, सिर्फ उन स्टडीज को। ठीक है, आपके पास ऑफ कोर्स ये आउटकम जो है, इसके अलावा भी आपके ट्रैफिक प्लॉट में हो सकता है 10 स्टडीज इंक्लूडेड हो, लेकिन आपने सिर्फ जो इस आउटकम की स्टडीज हैं सिर्फ उनको देखोगे। अब आप कहोगे कि यार इन स्टडीज में, इन 5 स्टडीज में से कितनी स्टडीज लो कंसर्न में है। जितना भी आ जाता है, जैसे कि अभी हमारे पास ये शो हो रहा है, 3 स्टडीज लो कंसर्न है। सम कंसर्न वाली कितनी स्टडीज हैं, 2 स्टडीज। सिर्फ वो स्टडीज जो इस आउटकम में है। ठीक है, अब हम हर एक आउटकम का सोच रहे हैं। हाई कंसर्न वाली 0 स्टडीज हैं। अब जो ये 3 स्टडीज हैं, इनकी वेटेज कितनी है। इनकी वेटेज कितनी है, कैपिडिया की सम कंसर्न वाली है, मिगम है। ठीक है, मैं इधर आऊंगी, अपने आउटकम वाली उसको ओपन किया। कैपिडिया की है 8.8, मिगम की है 0.6। मैं यहाँ लिखती हूँ 8.8% प्लस 0.6% इज इक्वल टू 9.4%। ठीक है, और लो कंसर्न वाली कितनी है, ये मेरे पास आ जाएगा 80.6%। ठीक है, और हाई कंसर्न कितना है, 0%। अब इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, लो कंसर्न की। ये सेफ साइड है, लो कंसर्न की ज्यादा है। वापस जाऊंगी, मैं इसको डाउनग्रेड नहीं करूंगी। अगर सपोज मेरे पास ये आ जाता कि मेरी सम कंसर्न वाली स्टडीज ज्यादा थी, 89.4, ठीक है, अब जो है किसकी सबसे ज्यादा आ रही है, सम कंसर्न की। अब मेरे पास, अब मुझे दो चीजों में सोचना पड़ेगा। अब या तो
अगर तो फिर अब मुझे ये दो चीज़ें सोचनी है, दो कंडीशंस हैं। अगर वन डोमेन अफेक्टेड है तो फिर भी मैं उसको नॉट सीरियस लूंगी। अगर दो डोमेन्स अफेक्टेड हैं, अब मैं उसको सीरियस लूंगी और उसको वन डाउनग्रेड कर दूंगी। ठीक है। अगर मेरे पास हाई कंसर्न वालों की सबसे ज़्यादा वेटेज आ रही है, अभी भी मेरे पास दो कंडीशंस हैं। वन डोमेन है तो मैं उसको एक डाउनग्रेड करूंगी, दो डोमेन्स हैं तो वो वेरी सीरियस है, उसको मैं 2 पॉइंट्स डाउन करूंगी। कोहॉर्ट स्टडीज में आपके पास स्टार्स थे। अगर ज़्यादा स्टडीज़ के, ज़्यादा वेटेज वाली स्टडीज़ के 7 स्टार्स हैं तो आप डाउनग्रेड नहीं करोगे। अगर उन स्टडीज़ के ज़्यादा स्टार, उन स्टडीज़ आ जाती हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिनके स्टार्स 5 to 6 हैं, तो उनको आप डाउनग्रेड बाय 1 करोगे। अगर वो स्टडीज़ की वेटेज ज़्यादा है जिनके स्टार्स 5 से भी कम हैं, लेस देन 5 स्टार्स हैं, तो आप उसको डाउनग्रेड बाय 2 करोगे। आई गेस अब आपको समझ आ गया होगा। इसकी मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों के साथ ना अलग से स्लाइड शेयर कर देती हूँ, वो बहुत बड़ी एक शेयर होगी। एक और अलग से ओपन करते हैं। इसमें ना सिर्फ जो ग्रेड असेसमेंट वाली है ना, वो चीज़ें कॉपी कर देते हैं। यस, दैट्स इट। और फिर मैं आप लोगों के साथ ये टेबल भी, ये भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट भी बनाया है। तो सिंपल, ये इट्स वेरी सिंपल नाउ, ओके। काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया है। तो ये आपसे रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो अभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच उबैद। ओके, सो लेट मी स्टॉप इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। सो लेट्स एंड द सेशन ताकि हमारी रिकॉर्डिंग पे लंबी ना हो जाए।